नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर ज़िंदगी बने आसान के एक और एपिसोड में। मैं मनीषा राज, आपकी होस्ट, आप सबका स्वागत करती हूं और आज एक ऐसे पर्सनालिटी से आपको मिलाने जा रही हूं जो अपने आप में एक मिसाल है इस समाज के लिए। इनके बारे में ज़्यादा तो मैं खुद कुछ नहीं बताऊंगी, वो खुद ही अपनी ज़बानी अपनी सारी कहानी बताएंगे। बस इतना ज़रूर कहूँगी, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए और इन्हें सुनने के बाद इन्हें फॉलो करना शायद हमारे लिए वाकई में कुछ कमाल करेगा। ज़िंदगी में हम किसी न किसी की मदद करना चाहते हैं, पर किस तरह ये पर्सनालिटी एक मिसाल है कि खुद उतने सक्षम नहीं होने के बावजूद किस तरह दूसरों के लिए ये अपना जीवन पूरा दे रहे हैं। तो स्वागत करती हूँ इसी के साथ शिवनंदन महतो जी का। नमस्ते सर। नमस्ते शिवनंदन महतो जी जी। जितना तक मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप एक बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं और मैं यही चाहूँगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में खुद हमारे दर्शकों से बताइए। मेरा नाम शिवनंदन महतो है जी। मेरा घर मोहानी जो पुड़ैयाहाट प्रखंड अंतर्गत पड़ता है और गोड्डा जिला में है। थोड़ा अपने परिवार के बारे में विस्तार से बताइए। हम लोग पाँच भाई हैं और 2 बहन हैं। दोनों बहन की शादी हम लोगों से, सभी भाइयों में से बड़ी थी, जो कि मतलब उन लोगों का हो गई है। और हमारे भी 5 भाई की अभी शादी हो गई है। हम भाई में सबसे बड़े हैं और पूरे परिवार में मैं ही एक दिव्यांग हूँ, जो कि हमारे माता पिता कहते हैं कि मतलब तुम्हारे जन्म के 1 वर्ष के अंदर मतलब तुम्हारे बाएं पैर में पोलियो मार दिया, जिसके चलते मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन बोले कि ये अब ठीक नहीं होगी, तो इसीलिए तुम्हारे में दिव्यांगता आ गई। मतलब ये जी सर, एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि ये वर्ड कहने में नहीं ठीक लगता है, लेकिन हाँ, एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद बैसाखी का सहारा ले करके ये अपना जीवन यापन खुद तो कर रहे हैं। साथ में इनके बारे में जो मैंने बताया, ये एक मिसाल है, वो इसलिए कि आज के इस समय में दुमका में श्री आमड़ा स्थित नेत्रहीन विद्यालय के ये संचालक हैं, साथ ही एक NGO के सेक्रेटरी हैं। जी जी। और पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप सर। जी। और उसके बाद में भी ये दिव्यांगों की सेवा करने के लिए, खास करके नेत्र बाधित बच्चों के, उनके प्रति ये पूरी तरह समर्पित हैं। इनका अपना परिवार है जो कि गोड्डा में है, इनके बच्चे हैं और इतना सब कुछ संभालते हुए ये एक नेत्रहीन विद्यालय को बहुत अच्छे से, कम साधनों के बावजूद बहुत अच्छे से ये उसको चलाते हैं। तो इसी के बारे में हम आगे विस्तार से जानते हैं। सर, आपके मन में ये इच्छा कब जागी कि खुद विकलांग होने के बावजूद आप दूसरों की सेवा के लिए, कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई? सबसे पहले कि मतलब मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं स्वयं दिव्यांग हूँ, लेकिन जैसे कुछ आगे बढ़ते गया तो मेरा 5वीं क्लास में 1984 में 83-84 में नामांकन संथाल पड़िया सेवा मंडल देवघर में करा दिया गया। वो गौरी शंकर डालमिया जी द्वारा मतलब स्पेशल दिव्यांगों के लिए ही विद्यालय का संचालन वहाँ हो रही थी। उसी विद्यालय में नामांकन कराया। मैंने वहाँ से 8 तक का पढ़ाई किया। अच्छा। इसके बाद फिर मैं पुनः गांव लौट आया और गांव के ही बगल विद्यालय हैं, मतलब गया जानकी उच्च विद्यालय तिलिया टिकर गोलहट्टी, जो हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने प्रत्येक दिन विद्यालय जा आ करके अपना मैट्रिकुलेशन गया जानकी उच्च विद्यालय तिलिया टिकर गोलहट्टी, जो कि गोड्डा जिला अंतर्गत ही पुड़िया ब्लॉक में पड़ता है, मैंने वहाँ से किया। इसके बाद पुनः दुमका में AN कॉलेज में इंटर कॉमर्स से किया मतलब, और इसके बाद AN कॉलेज से ही BCom ऑनर्स किया। जी। इसके बाद हमें लगा कि हमारे दिव्यांग भाई बहन बहुत इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ाई से भी, शिक्षा से कटे हुए हैं, तो उन लोगों को भी जगाने का काम किया। साथ ही मैंने ये सोचा कि अगर
शायद हमारे दिव्यांग भाई बहन पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षित होने के बाद वो एक अपने आप में स्वावलंबी होंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे। जी। तो फिर मैंने एक अभियान चलाया दिव्यांगजनों का, तभी सर्टिफिकेट बनाने में मतलब दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने में बहुत परेशानी होती थी। जी। तो हम लोगों ने अपने जिला के सिविल सर्जन महोदय से संपर्क किया कि इसके लिए विशेष कैंप लगाई जाए ताकि मतलब दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बने। तो फिर धीरे धीरे दिव्यांगता में जागृति आने लगा। इसके बाद सर्टिफिकेट भी बनने लगा। फिर सरकार द्वारा जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर चलाया जा रहा था उससे भी मैंने जोड़ने का काम किया। क्योंकि पहले बिल्कुल मिट्टी का घर हुआ करता था, बहुत कम मतलब आवास योजना सरकार की बनती थी जिसमें दिव्यांगों को आरक्षण नहीं दिया जाता था। उपायुक्त महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय से गोड्डा से संपर्क कर हम लोगों ने उनसे बात रखते थे कि मतलब जब सामान्य लोगों का मकान मिल सकता है, आवास मिल सकता है, तो उसमें से दिव्यांगों को भी दिया जाए। जी। तो हम लोगों ने जिला स्तर पर कई बार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया, एडवोकेसी का काम किया ताकि मतलब दिव्यांगों को मतलब उनको भी रहने के लिए आवास मिले। उनको भी कुछ महीना का पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन हुआ करता था, तो उसमें बहुत कम लक्ष्य आता था जिसमें कि सभी दिव्यांगों का नहीं हो पाता था। इसके बाद धीरे धीरे जब झारखंड राज्य 2000 में अलग हुआ तो 2006 से हमारे समाज कल्याण के जो सचिव थी वो थी मतलब पूजा सिंघल पुरवार। उन्होंने झारखंड में एक स्वामी विवेकानंद का अभियान चलाया। तो उस अभियान में ये कहा गया कि जितने भी दिव्यांग हैं सबको 200 रुपया महीने की दर से मतलब स्वामी विवेकानंद की सम्मान राशि मिलेगी। इसके बाद पूरे जिला में अलग अलग तिथियों में कैंप लगाया गया और हमारे जिला के उपायुक्त महोदय सुरेंद्र सिंह मीना हुआ करते थे। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सभी पदाधिकारियों को, ब्लॉक के पदाधिकारियों, आंगनबाड़ी सेविका, जितने भी कर्मचारी, जन सेवक, पंचायत सेवक हुआ करते थे, मतलब सबको ये आगाह किया गया कि कोई भी आपके जो पोषक क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, वहाँ का दिव्यांग नहीं छूटे। आपको हर हाल में ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम में उन्हें लाना है और उनका प्रमाण पत्र, साथ ही साथ उनका स्वामी विवेकानंद का सम्मान राशि भी सैंक्शन उसी दिन हो जाना है। तो गोड्डा जिला में तभी 9 ब्लॉक हुआ करता था, तो 9 ब्लॉक में 9 दिन ऐसे कैंप लगा। लगभग 12-13 हज़ार की संख्या में स्वामी विवेकानंद से दिव्यांगजनों को जोड़ने का काम किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा ज़िंदगी के लिए उपलब्धि हुआ। और इसके बाद फिर हमें पदाधिकारी लोग कहते थे कि आप तो काम बहुत अच्छा करते हैं, अगर हम लोगों को कुछ आपको सपोर्ट करने का होगा तो आप एक संस्था बनाइए। मतलब आप संस्था बनाइएगा तो हम लोग कुछ ऐसे काम से जोड़ेंगे ताकि आपको और काम करने का मतलब मौका मिलेगा। तो फिर हमने 2003 में ही एक संस्था बनाया जिसका नाम सर्वांगीण विकलांग विकास केंद्र रहा। उसके बैनर के तहत हमने दिव्यांगों को सदस्य से जोड़ने का काम किया और उसी संस्था के माध्यम से हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर बराबर कार्यक्रम करते रहा, दिव्यांगों को जगाते रहा।
ये कार्यक्रम आप 2003 से 3 से जब मतलब आपको हाँ। सरकार की तरफ से हाँ, और हाँ, बाकी लोगों के सहयोग से आपने ये हाँ। ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हाँ। आप सेक्रेटरी बने। हाँ हाँ तो आप 2003 से ही दिव्यांग सेवा में जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं। और ये कार्य आप कहाँ, गोड्डा से शुरू किए? गोड्डा से शुरू किए ये मतलब। ओके। हाँ गोड्डा। तो शिवनंदन जी, आपने जैसे बताया 2003 से आप दिव्यांग सेवा से कार्य से आप जुड़ गए, फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की आप लोगों ने स्थापना की। जी जी जी। उसके बाद 2003 से लेकर अब तक में आपने किस किस फील्ड में दिव्यांगों की सेवा की है? अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे नेत्रहीन अभी आप कर रहे हैं, नेत्रहीन बच्चों की आप कर रहे हैं। इससे पहले जैसे मुझे पता है कि आप दिव्यांग सेवा में शायद विकलांगों के लिए भी आपने कुछ किया है। हाँ हाँ। तो अब उसके बाद में ये नेत्रहीन विद्यालय से आप किस वर्ष में जुड़े हैं? अच्छा ठीक है जी। हाँ हाँ। उसके बारे में बताइए, नेत्रहीन विद्यालय के बारे में। सबसे पहले 2006-07 में दिव्यांगजनों के लिए हमने कौशल प्रशिक्षण उप विकास आयुक्त महोदय के कार्यालय से मतलब 100 दिव्यांगों महिला पुरुषों का अच्छा। प्रशिक्षण कराया, जिसमें 30 सिलाई कटाई में था, अच्छा। 30 साइकिल रिपेयरिंग में था और 40 पंप सेट मरम्मती में था। अच्छा। 100 दिव्यांगों को प्रशिक्षण से जोड़ा ओके। और उन्हें स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराया। उन्हें रोजगार का अवसर दिलवाया। अच्छा ठीक है। 2006-07 में जो आपने किया। हाँ अच्छा जी जी। ठीक है। उसके बाद? इसके बाद 2009-10 में हमने नौनीहाट में एक दृष्टिबाधित बच्चों का 50 बच्चों का विद्यालय का संचालन करना प्रारंभ किया। जहाँ वो बच्चे आकर पढ़ते थे? न, वो रेसिडेंशियल रहते थे। रेसिडेंशियल, वो रहते भी वहीं थे? वहीं थे मतलब। तो ये नौनीहाट में जो आपने दृष्टिबाधित विद्यालय किया, इसके लिए आपको सहयोग राशि बाहर से मिली ना सब कुछ खुद से करना? पहले तो अपने से किए, इसके बाद जो है सो झारखंड शिक्षा परियोजना से ब्रिज कोर्स के रूप में उन्हें मतलब संचालन करने के लिए हमें अवसर दिया। आर्थिक सहायता आपको हाँ मिली? दिया। अच्छा। और वो 6 महीना तक सरकार ने हमें आर्थिक सहायता दिया मतलब जो है, जिससे कि हमने संचालन किया। जी। इसके बाद 2013-14 में जी। 13 महीने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना से ही आदर्श मध्य विद्यालय सरियाहाट में नेत्रहीन 25 नेत्रहीन बच्चों का विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया, जो कि कहाँ पर? आदर्श मध्य विद्यालय सरियाहाट में। अच्छा ठीक है। जो कि वो विद्यालय 13 महीने के लिए चला। ओके। उसके बाद? हाँ, उसके बाद 2016-15 में एक विज्ञापन आए कि ये समाज कल्याण विभाग से कि आप मतलब कोई भी ऐसे गैर सरकारी संस्थान अगर दृष्टिबाधितों का विद्यालय संचालन करना चाहते हैं तो आप अपना परियोजना प्रस्ताव विभाग को दे सकते हैं। अच्छा। तो मैंने दिया। इसके बाद 2015 में ही इंटरव्यू हुआ तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। आपका इतना अनुभव था चूंकि 2003 से, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ, इसी आधार पर सिलेक्शन हुआ, चूँकि मैंने 2-3 कार्य दिव्यांग के क्षेत्र में किया था। जी। और ख़ास करके स्पेशल दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में। अच्छा। तो मुझे मतलब ये पूर्व का अनुभव को देख करके हमें ये विद्यालय संचालन का आपका चयन किया गया। जो आज श्री आमड़ा में स्थित है। हाँ, उस विद्यालय का हाँ, आप 2016 से यहाँ के संचालक हैं? हाँ, 2016 से संचालक हैं। 2016 से 2023 के 19 जुलाई तक हमने 1 अप्रैल 2016 से 19 जुलाई 2023 तक हमने हिजला में मतलब नेत्रहीन विद्यालयों का संचालन किया, नेत्रहीन विद्यालय का। इसके बाद 20 जुलाई 2023 से अब तक पुराना केंद्रीय विद्यालय भवन श्री अमड़ा दुमका में नेत्रहीन विद्यालय का संचालन करते आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ से ये इधर हिजला से यहाँ श्री आमड़ा में शिफ्ट हो गया। तो बच्चे सारे यहाँ आ गए? सभी को यहीं ले आए। जितने भी बच्चे हैं सब वहीं रहते हैं, रात दिन वहीं रहते हैं? सभी बच्चे रेसिडेंशियल उसी बिल्डिंग में रहते हैं। उनके परिवार की तरफ से कोई सहयोग मिलता है आप लोग? परिवार की तरफ से केवल उन बच्चों से मिलने आते हैं। हम लोग परिवार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेते हैं। कोई आर्थिक सहयोग? कोई आर्थिक सहयोग आप ही सबको वहन करना? हमने मतलब सरकार से हमें खाने पीने का, रहने का, अच्छा, वस्त्र का और ये आपका
टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी हमें सरकार की तरफ से सहयोग मिलती है। अच्छा, मतलब, और उसके अलावा जैसे समाज के कुछ लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? हाँ, कुछ ऐसे लोग बीच बीच में बच्चों से मतलब दया की भाव से मिलने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी कभी नाश्ता पानी बच्चों को कराते हैं जी। और उनसे मिल करके उनको बड़ी खुशी होती है कि हमें भी लगता है कि ये बच्चे मतलब दृष्टिबाधित होते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उस विद्यालय में ब्रेल लिपि में इन बच्चों को शिक्षा स्पेशल एजुकेटर जो दृष्टिबाधित से RCI से रजिस्टर्ड हैं उनसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मतलब तो शिवनंदन जी, जैसे 2016 से ये दृष्टिबाधित विद्यालय चल रहा है, मतलब अब तक हो गए हैं आपको 9 साल। हाँ। इन 9 सालों में अब तक यहाँ से निकल कर पढ़ के जो बच्चे निकले हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा है जो स्वरोजगार जिसको मिला हो, जो आज अपने पैरों पे खड़ा हो गया हो? यहाँ तो हमारे यहाँ बच्चे 1 से 8 तक की पढ़ाई करते हैं। 9-10 यहाँ नहीं है। 8 पास होने के बाद बच्चे किसी सामान्य विद्यालय में जा करके पढ़ाई करते हैं। सामान्य विद्यालय में जाके यहाँ के बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं? हाँ, हमने ही उन बच्चों को सहयोग करके नामांकन करा देते हैं। अच्छा। अभी पहले तो हम लोगों ने नेशनल +2 उच्च विद्यालय में मतलब 8 बच्चों का नामांकन कराया था। ओके। जिसमें से वहाँ कुछ बच्चे मैट्रिक पास करके छोड़ दिए। इसके बाद 2-3 बच्चों ने मतलब इंटर पास करके अच्छी तरह से पढ़ाई की। अभी एक सामुएल टुडू है जो कि इसी तरह के नेत्रहीन विद्यालय साहबगंज डिस्ट्रिक्ट में संचालित है। वहाँ अभी वो मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब रखिएगा, खुद नेत्रहीन है? हाँ, खुद नेत्रहीन है और वो मतलब उस विद्यालय में अपना सेवा दे रहे हैं। तो उसको तो नेत्रहीन कहना हमारी मूर्खताई है। हाँ, जी। वाकई में अगर कोई इस तरह से शरीर के किसी अंग के ना मतलब सही होने के बावजूद अगर दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वो तो प्रेरणा हुए हम। हाँ जी, प्रेरणा है। तो वो बच्चा यहीं से पास किया है आपके विद्यालय से? मेरे विद्यालय से 8 पास किया। 8 तक आपके विद्यालय से। बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बच्चे की नींव मजबूत है तो वो आगे जाकर समाज में डेफिनेटली सर्वाइव करेगा। तो आपके यहाँ पर 1 से 8 तक हाँ, ट्रेन किया जाता है। 1 से 8 तक अगर उन्होंने अच्छी तरह से ब्रेल सीख लेती है जी, तो आप किसी भी भाषा में बोलें तो वो अपनी ब्रेल लिपि में वो नोट कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। इसके बाद आप उनसे पूछेंगे तो वो अच्छी तरह से आपको मतलब जवाब देंगे। मतलब जी। हाँ, मतलब उनकी मजबूती बन जाती है। उन्हें पढ़ाई लिखाई में आगे चल करके कोई दिक्कत नहीं होती है। का सामना नहीं करना पड़ता उन्हें। वो एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। अभी और 3-4 बच्चे हैं जो कि दिल्ली में कुछ प्राइवेट सेक्टर में अपना जॉब कर रहे हैं। आपके यहाँ से, आपके विद्यालय मेरे यहाँ से पास आउट पढ़ने के होकर बाद? जी, तो बहुत खुशी की बात है। फिलहाल आपका 2023 में हमारे यहाँ से 4 बच्चे पास आउट हुए जी। जो कि अभी उत्क्रमित उच्च विद्यालय कड़हरबिल में वो बच्चे नामांकित हैं जी। इस साल उन्होंने 9 का एग्ज़ाम लिखा है जी। और उम्मीद है कि वो भी अच्छी तरह से आगे पढ़ाई करेंगे। पुनः फिर 2024 में 4 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, वो भी अभी उच्च विद्यालय कड़हरबिल में नामांकित हैं। और 2025 में 3 छात्र और 1 छात्राओं ने 8वां पास की बोर्ड लिखी है जो कि अभी तक उनका रिजल्ट तो नहीं आया। उम्मीद है कि मतलब इस माह के अंत तक में रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगी जी। और हम फिर उनको सहयोग करके किसी नज़दीकी विद्यालय उच्च विद्यालय में नामांकित करा देंगे ताकि आगे पढ़ाई करें। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलें आ जाती है कि गार्जियन इतने पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि उनको बाहर रख करके पढ़ाई कराने में संभव नहीं हो पाते हैं। मतलब यही सब मजबूरियां आ जाती है उनके साथ। सरकार मदद करती है उन बच्चों को आगे पढ़ने में? उन बच्चों को वही छात्रवृत्ति जो सामान्य विद्यालय में जो नियम है मतलब जी। उस स्तर में मिल जाता है
सरकार की तरफ से मदद मिलती है उसमें भी? हाँ, छात्रवृत्ति मिल जाती है, जी जी। निःशुल्क पढ़ाई हो जाती है, मतलब उससे भी तो बहुत मदद हो जाती हाँ, है उन मदद बच्चों हो की। जाती और है। कुछ थोड़ा सा हाँ। पेरेंट्स तो जो करें उन बच्चों के लिए, हाँ। कुछ समाज भी अगर प्रयास करे इस चीज़ के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए जो वाकई में बहुत टैलेंटेड है, बस कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो आगे अगर नहीं कर पाते, तो ये हम सबों की जिम्मेवारी बनती है कि हम आगे बढ़ें और इसमें जो कार्य आप कर रहे हैं छोटा योगदान हम समाज से भी दे पाएं। जी 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 सर। हमने कोशिश किया था, विभागीय सचिव जो रांची में बैठते हैं उनसे भी बात रखे थे कि अगर इन बच्चों के लिए इस विद्यालय को उत्क्रमित कर दिया जाए, इंटर तक कर दिया जाए, तो इन बच्चों के लिए और उज्जवल भविष्य हो सकता है। जी। लेकिन सरकार ने अभी तक इसके बारे में कुछ पहल नहीं किया है। आपकी तरफ से प्रस्ताव दिया हुआ है? हाँ, हमने बात रखा था, मतलब चूँकि बीच बीच में विभागीय सचिव से हम लोग मिलते हैं इस विषय को लेकर के। जी जी बिल्कुल। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आपने प्रस्ताव रखा है तो ज़रूर सरकार इस विषय में भी सोचेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अब तक तो मदद करते आ ही रही है। क्योंकि झारखंड में इस तरह के करीब 16-17 विद्यालय स्पेशल बच्चों के लिए संचालित हो रही है, मतलब सरकार की तरफ से। अच्छा, मतलब हाँ, सब अलग अलग, मुख बधिर अलग चल रहा है, नेत्रहीन अलग चल रहा है, तो सब क्या इसी के स्पास्टिक अंडर में बच्चों के लिए भी मतलब अलग, जो कि मतलब ठीक है, तो ये माइल्ड लेवल के एमआर होते हैं। ओके जी। इसके बाद में शिवनंदन जी आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या अभी के समय में जी। इन बच्चों को रहने की, पढ़ने की सुविधा के अलावा और किसी चीज़ की वहाँ पे दिक्कत होती है? दिक्कत यही कि मतलब थोड़ा सा इन लोग को कंप्यूटर की शिक्षा मिले, कंप्यूटर का लैब अगर सरकार स्थापना कर दे तो और इनकी पढ़ाई बेटर हो सकती है। थोड़ा म्यूजिक में भी और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमरों की कमी है, मतलब कमरे नहीं हैं, इसलिए करके नहीं हो पाता है। अलग अलग क्लासरूम नहीं है, एक ही क्लास में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को बच्चे एक साथ बैठाए जाते हैं, मतलब। और आपके वहाँ पर जो भी स्टाफ सब है उन सब की मेंटेनेंस किस तरह से होती है? सारे स्टाफ लोगों का खाना पीना उसी विद्यालय में होती है, वो भी सरकार की तरफ से? वो भी सरकार की तरफ से। इस समय आपके विद्यालय में लगभग कितने बच्चे हैं? अभी 27 बच्चे हैं। 27 बच्चे, जो वो सबके सब वहीं रहते हैं? हाँ, सब वहीं रहते हैं। अच्छा, इसमें से आपने बताया जैसे 2 बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं हैं, मतलब। हाँ। ओके, और बाद बाकी जिनके हैं भी तो वैसा कुछ फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है आप लोगों हाँ, को? मतलब सभी बच्चे पुअर फैमिली से हैं, और ऐसे भी हम लोग किसी भी गार्जियन से 1 रुपया लेने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये दिव्यांग हैं और सरकार भी इसमें सपोर्ट करती है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब बच्चे घर से कुछ नहीं लाएं, सभी हम ही लोग किसी तरह से मतलब इनको पूरा करेंगे, और उन्हें जो भी ज़रूरत होगी उनको हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। अच्छी बात है। इस समय आपके विद्यालय में लगभग स्टाफ कितने हैं? स्टाफ हमारे यहाँ 9 है दीदी। 9 स्टाफ। हाँ। सब मिलकर सारा काम बच्चों का देखते हैं? 4 टीचिंग स्टाफ है, 5 आपका नॉन टीचिंग है, केयर टेकर। अच्छा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए। हाँ जी। जानकारी तो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, समाज को भी पता चले कि खुद अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में रहते हुए और कम संसाधनों के बावजूद किस तरह आप नेत्रहीन विद्यालय को आज बहुत सही तरीके से, बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। बट हाँ, इसमें अगर हम लोग छोटा भी योगदान दे पाए तो डेफिनेटली उन बच्चों को और ज़्यादा सुविधाएँ मिलेंगी। जिन चीज़ों की कमी शिवनंदन जी बता रहे हैं उसके लिए अगर पहल कर सकते हैं हम, तो हमें ज़रूर करना चाहिए, ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो मैं मनीषा राज आप सबों से अपील करती हूँ कि ज़रूर इसके लिए आगे बढ़िए और इस संस्था की तरफ आइए। श्री आमरा में स्थित है ये नेत्रहीन विद्यालय, जहाँ की व्यवस्था हमें देखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका एक हिस्सा हम बन पाएँ। शिवनंदन जी, हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।